हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ और एक वीडियो में शेयर करने के लिए आई हूँ और ये है आज की हिंदी और पद्य शिक्षण, प्राथमिक स्तर पर कविता की शिक्षण। तो आज हम लोग इस वीडियो में गतियों के बारे में सीखते हैं दोस्तों। और आप लोगों की कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये है खंडान्वय विधि। कैसी होती है, क्या है। किसी पद्य को खंडों में बांटकर पढ़ाया जाता है ताकि आसानी से समझ में आए। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जब बच्चों को हम लोग जब क्लास में जब पढ़ाते हैं, जब क्लास प्लानिंग करके जाते हैं, आप लोग बीएड के डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगी बातें। क्योंकि पद्य को जब खंडों में यानी कि उसके भाग करके जब हम लोग जब समझाते हैं तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इसकी अन्य नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है। इसे कई विधाओं पर कई तरह की प्रश्न कर भी हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों विधियों का प्रयोग होता है और कविता की अलग अलग कई भागों में विभाजित करके उसे पढ़ाया जाता है। तो ये थी दोस्तों खंडान्वय विधि, यानी कि खंड करके। इसके मूल अर्थ यही है कि खंड करके उन्हें आसानी भाषा से आसानी तरीक़ा से ताकि समझा सके। टीचर्स के यही रोल इसमें फॉलो करने की बातें की गई है। उसके बाद में देखिए उच्च माध्यमिक स्तर और उच्चतर पर कविता शिक्षण की विधियाँ। और यहाँ किस विधियाँ की बात हुई है दोस्तों, तो उच्च माध्यमिक स्तर की बातें हुई है। जैसे कि कक्षा आप मान लीजिए 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को यानी कि टीजीटी पीजीटी के टीचर्स कैसे समझाते हैं और किस तरह की रोल फॉलो करते हैं। तो पहला तो उनका होता है तुलना विधि। एक ही प्रकार की दो कविताओं की तुलना या एक ही कवि की दो कविताओं की तुलना करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोनों कविताओं में समानता और असमानताओं को वर्गीकरण बच्चा कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो विधि है तो तुलना विधि, जिसे सकारात्मक विधि कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोग यहाँ कंफर्म कर देना चाहती हूँ। जैसे कि ये तुलना नाम की चीज़ें जब आती है तो कई बार हम लोग ऐसा मतलब एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये तुलना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कि टैगवर्ड होती है, पॉजिटिव टैगवर्ड्स और नेगेटिव वही चीज़ें। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ लिख दी हूँ ताकि समझ में जाए ये चीज़ें सकारात्मक विधि है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं व्यास विधि। तो ये जो व्यास विधि है दोस्तों, तो ये कुछ मतलब कुछ कहानी से जुड़ा होता है। अब मान लीजिए कोई कुछ रामायण महाभारत इस तरह के मतलब कुछ जब भी रामचरितमानस इस तरह से कोई व्यास किसे बोला जाता है, यानी कि जो मुनि लोग थे, जो महान मनीषी लोग थे, उन लोगों की बातें यहाँ की गई है। और व्यास विधि उसी चीज़ से जुड़ा होता है और इसमें रस की प्रयोग होती है, छंद के प्रयोग होती है, अलंकार, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि सभी पर विस्तृत व्यवस्था होता है। जो जिसे व्यवस्था के माध्यम से समझाया जाता है वही होती है दोस्तों व्यास विधि। और इस विधि में छात्रों को भी साहित्य का विवाद ज्ञान होना जरूरी है। और व्यास का अर्थ है एक प्रकार से कथा वाचन करना, यानी कि कथा से परिपूर्ण। जैसे कि महान मनीषी लोग आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उन लोगों क्या होता है कथा वाचन, कथा कहते हैं मतलब वाचन मतलब वो लोग अच्छा समझाते हैं, कथा की एक एक चीज़ों को समझाते हैं, बोलते हैं, कथा वाचन कहा जाता है। और विशद यानी कि विस्तृत, अधिक से अधिक ज्ञान होना। जो विशद जो चीज़ें हैं वो होती है अधिक से अधिक ज्ञान का होना। उसके बाद में होता है यह विधि उच्च कक्षाओं में ही प्रयोग की जाती है। ये जो विधि है वो हमेशा टीजीटी और पीजीटी के टीचर्स ही कक्षा में इन्हें मतलब क्या करते हैं, समझाते हैं। इस विधि का प्रयोग अगर उच्चतर मतलब उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को अगर नहीं समझाया जाएगा, निम्न स्तर का समझाया जाएगा, तो उन लोगों को हो सकता है उतना समझ में नहीं आता है, जो कि वो लोग कक्षा छोटे के बच्चे होते हैं। इस तरह 9, 10, 11, 12 यही शिक्षण विधियाँ में ये विधियाँ प्रयोग होती है जिनकी नाम है व्यास विधि।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं समीक्षा विधि। तो समीक्षा विधि में क्या होती है, इसमें कविता की आलोचना पर ध्यान दिया जाता है। ये जो समीक्षा विधि है, और उसके बाद में इसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, काव्य रीति, शब्द शक्ति आदि का प्रयोग, मतलब आदि को ध्यान में रखकर कविता की समीक्षा की जाती है। तो देखिए, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, जहाँ की एक क्वेश्चन दिया जाता है जैसे कि सूरदास, कबीरदास जी के आप लोग सुने होंगे, तुलसीदास। तो देखिए, ये जो कवि है लोग, उनके क्या होता है, एक अच्छे से मतलब पढ़कर हम लोग को टीचर्स क्या बोलते थे, हाँ ये क्वेश्चन है तो कबीरदास जी के मतलब सब समूह परिचय का मतलब समीक्षा कीजिए। तो इस तरह की कोई भी एक क्वेश्चन उठा देगा है दोस्तों, और बोलते हैं उसको कि समीक्षा कीजिए, यानी कि उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, और उस समीक्षा आप तभी कर पाएंगे जबकि उनके बारे में आप संपूर्ण चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। उसी को समीक्षा करना, समीक्षा विधि कहा जाता है। उसके बाद में जो आलोचना है चीज़ें, तो आलोचना क्या है दोस्तों, किसी वस्तु, व्यक्ति या रचना के गुण दोषों पर चर्चा करना, यानी कि किसी भी चीज़ को चर्चा करना, आलोचना करना। आदमी बोलता है हाँ यहाँ पर आलोचना करना चाहिए, ये चीज़ें का हम लोग जब तक आलोचना नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि 1 से 2, 2 से 4 समूह में भी आलोचना करने वाला चीज़ें, उसी को आलोचना कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों रचना शिक्षण। जो रचना शिक्षण होता है, कक्षा के अंदर बच्चों को रचना करके सिखाना, ताकि विद्यार्थी निबंध कैसे लिखे, विद्यार्थी कविता लिखे इत्यादि, मतलब कैसे लिखेंगे, रचना करेंगे। हम लोग कक्षा में जैसे बोलते हैं कि हाँ आप लोग ये रचना करके दिखाओ, जैसे कि आता था ना दोस्तों निबंध लिखना, जैसे कि आप मान लीजिए फ्लड के ऊपर लिखने के लिए डिसिप्लिन, उस तरह से गाय के ऊपर मतलब निबंध लिखिए, अपने विद्यालय के ऊपर निबंध लिखिए, शिक्षामूलक भ्रमण के ऊपर निबंध लिखिए। यानी कि निबंध चीज़ें, सारी चीज़ें जैसे समूह में लिखा जाता है, मतलब सारी चीज़ें को इकट्ठा करके अच्छे से लिखा जाता है। वहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, उसका कारण लिखना होता है, मतलब प्रस्तावना से लेकर के निष्कर्ष तक हम जिस चीज़ को मतलब संपूर्ण रूप से लिखते हैं वही होती है निबंध दोस्तों। और हर एक चीज़ कक्षा में मतलब श्रेणी में शिक्षण को दौरान छात्रों की साहित्य को विधाओं के विषय में नई जानकारी देना। एक कोई टॉपिक्स निकाल करके टीचर्स अच्छे समझाए, उसे बुझाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग को मैं ये एक टॉपिक दी हूँ, आप लोग लिख के दिखाइए। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों रचना शिक्षण के अंदर आती है। और विधाएं जैसे आप लोग देख सकते हैं, कविता, नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, जीवनी। जैसे कि उपन्यास, कहानी, जीवनी, तो दोस्तों ये होता है क्या, प्रेमचंद जी के ऐसे की उपन्यास थे, क्या था, गोदान। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारी कहानियाँ, कामायनी, जिस जयशंकर प्रसाद जी थी कामायनी, तो उसी प्रकार से जीवनी, नाटक, निबंध, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो सारी चीज़ें यही विधाएं के अंदर आती है। और ये सिर्फ एक ही विधाएं हो सकती है शिक्षण, यानी कि रचना शिक्षण में ये विधाएं भी मौजूद है दोस्तों। तो इस चीज़ को किस तरह से क्रमबद्ध रूप में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि दोस्तों क्रमबद्ध में, यानी कि अपने भावों और विचारों को अच्छी तरह से समझा के बुझा के उसके हम जब लिखते हैं तो वही चीज़ें हो जाती है आपके निबंध, यानी कि विधाएं के सभी एक एक चीज़ें को कविता, नाटक, निबंध के साथ जोड़ना और उसकी जीवनी को पढ़ना, लिखना, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जो कि बच्चे रचना करके सीखते हैं, उसी को रचना शिक्षण कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियाँ, और ये कक्षा आता है दोस्तों 1 से 5 तक की, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चे लोग होते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखो और रचो या खेल विधि, यानी कि कहानी बनाने के लिए सिखाना, ये मनोवैज्ञानिक विधि है और अनुकरण के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। तो जो दोस्तों ये जो जो विधि है उसे किस तरह से अनुकरण के माध्यम से ही पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं इसकी और सारी कई विधियां हैं जो कि प्राथमिक स्तर की विधियां अभी तक कंप्लीट नहीं है, उच्च स्तर की हो चुकी है। तो मैं आप लोगों के अगला वीडियो में उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और
ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नई एक वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।